अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 15 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद ट्रायल बैलेंस के ज़रिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखेंगे, जो हमारे लेक्चर 14 की अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। चले हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी दो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ए, रिक्वायरमेंट बी। रिक्वायरमेंट ए में कह रहा है आपसे इनकम स्टेटमेंट बनाओ और रिक्वायरमेंट बी में कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ। दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर रिक्वायरमेंट ए, इनकम स्टेटमेंट, और रिक्वायरमेंट बी बैलेंस शीट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्यों बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में बनाने का पर्पस क्या है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का। अच्छा, इसमें डेट हमेशा याद रखें, फॉर द पीरियड एंडेड लिखते हैं। क्या डेट लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड और फॉर द पीरियड एंडेड। किस डेट की हम बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2015, तो आपने लिख दिया एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब सबसे पहले हमने ढूंढना होता है सेल्स या रेवेन्यू। तो रेवेन्यू देखिए, ये हमें नज़र आ गया, रेवेन्यू है 95,700, ये सेल्स हो गई। अच्छा, उसके बाद सेल रिटर्न भी नीचे दी हुई है हमें। देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है। ये क्या है, बेसिकली ये है ट्रायल बैलेंस। ये जो पूरा का पूरा एरिया देखें, यहाँ लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। अब ये ट्रायल बैलेंस कैसे बना, ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल हम सीख चुके हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमने पहला फेज़ जर्नल से गुजरना पड़ता है, फिर सेकंड फेज़ लेजर पोस्टिंग्स करनी होती है, फिर उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। फिर चौथे नंबर पे अकाउंटिंग साइकिल क्या है, इनकम स्टेटमेंट, और पाँचवें नंबर पे बैलेंस शीट। अब ये पूरा फेज़ ट्रायल बैलेंस का हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि ये ट्रायल बैलेंस किस तरह वजूद में आती है। ये पूरा फेज़ हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब रेवेन्यू मिल गया 95,000। सेल रिटर्न देखें दी हुई है $1,000, $1,000, ये हमारी हो गई सेल्स रिटर्न। तो 95,700 माइनस 1,000, तो ये आ गए 94,700, ये हमारी हो गई नेट सेल्स। तो हमने सेलिंग यानी मैथ्स का क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम मालूम कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड इन अकाउंटिंग रेवेन्यू और सेल्स। तो नेट सेल्स कैसे निकलता है, जब सेल में से सेल रिटर्न माइनस करें। अब ये तो हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। अब दिस इज़ कॉस्ट प्राइस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, अकाउंटिंग में कॉस्ट प्राइस नॉर्मली नहीं देता। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मेट यूज़ करना होता है। वो फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री पे स्टॉप हो जाता है। ये फॉर्मेट आपने याद रखना है, किस आइटम्स को किस कॉलम में लिखेंगे, ये आप याद कर लें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब पास पेपर्स हम शुरू करेंगे ये बहुत सपोर्ट करेगा ये फॉर्मेट हमें। सबसे पहले इन्वेंट्री ओपनिंग अगर ना लिखना चाहें तो डेट लिख दें जनवरी 1, 2014। तो इन्वेंट्री ओपनिंग देखें, दिस इज़ गिवन। इन्वेंट्री 1 जनवरी 2014 7100 है, तो सेकंड कॉलम में लिखते हैं इन्वेंट्री ओपनिंग 7100। फिर हमने ढूंढना होता है परचेजेस भी देखें नज़र आ गई हमें। परचेजेस है 65,000, तो आपने लिख दिया 65,000। अब परचेज़ के बाद परचेज़ रिटर्न भी हमें नज़र आ रहा है। परचेज़ रिटर्न है $500, तो इसमें से परचेज़ रिटर्न आपने माइनस कर देना है। तो ये आ गया $64,500।
कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स देखें नज़र आ गया। कैरिज इनवर्ड्स कहें या कैरिज ऑन परचेजेस कहें, 1500 है, तो 1500 हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि गुड्स जब भी ख़रीदते हैं तो उसको बिज़नेस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च होती है। और अगर मैं आपसे मैनेजर पूछता है कि कितने की पड़ी, तो आप कहते हैं 64,500 प्लस सर इस गुड्स को बिज़नेस तक लाने के लिए $1,500 कॉस्ट खर्च आई है, तो इसको ऐड करना पड़ता है ताकि आप बता सकें कि भाई इस गुड्स को ख़रीदने के लिए हमने टोटल कॉस्ट दिस प्लस दिस ये दोनों खर्च किए। तो ये आ गई आपके। तो कैरिज इनवर्ड्स को हमेशा परचेजेज़ में ऐड करते हैं। उसका रीज़न क्या है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि परचेज़ फर्स्ट करें $10,000 की अगर कोई चीज़ ख़रीदी और उस गुड्स को बिज़नेस तक लाने के लिए $500 ख़र्च की, तो आपको टोटल कितने की पड़ी वो गुड्स? $10,500 की, क्योंकि $500 आप अपनी जेब से बर्दाश्त नहीं करेंगे। टोटल कॉस्ट $10,500 की है। इसी तरीके से हमारे केस में 64,500 की परचेज़ थी, क्योंकि 500 कॉस्ट का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, तो 64,500 की गुड्स हमारे पास मौजूद थी। इसको बिज़नेस तक लाने के लिए $1,500 ख़र्च करने पड़े, तो टोटल कॉस्ट हमें गुड्स की कितनी पड़ी? तो दोनों को ऐड कर देंगे, 66,000 की पड़ी हमें। कितने की पड़ी? $66,000 की। अब हम ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को ऐड करेंगे, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर का यानी 2013 का दिसंबर 31 2013 का ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है दिसंबर 31 2013 का क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यानी अनसोल्ड गुड्स है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री बन गया 2014 का ओपनिंग इन्वेंट्री बन गया। तो ये भी गुड्स हम बेचेंगे फर्दर बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए। फर्दर गुड्स आपने बाय कर लिया 66,000 का। तो ये भी गुड्स क्यों बाय किया है? ये मुफ्त बांटने के लिए नहीं किया है, बल्कि बिज़नेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। और बिज़नेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के मीनिंग क्या है कि इसे हमने सर बेचना है। तो टोटल ऐड कर दिया 73,100। तो इसको हमने नाम दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये यानी कि इतना गुड्स हमारे पास मौजूद है बेचने के लिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जितना गुड्स हमने बाय किया है या जितना गुड्स हमारे पास बिज़नेस में मौजूद है वो सारे का सारा बिक जाए। तो अगर हम देखें थोड़ा सा नोट में यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो 7600 का गुड्स स्टिल अनसोल्ड है। कैसे पता चला? दिसंबर 31 2015 इन्वेंट्री एट दिसंबर 31 2015। इसका मतलब है दिस इज़ एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के मीनिंग क्या है? अनसोल्ड गुड्स। तो कितनी अमाउंट का अनसोल्ड गुड्स है? 7600। कितना गुड्स अवेलेबल, कितनी अमाउंट का गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था? 73,100। कितनी अमाउंट्स का गुड्स स्टिल अनसोल्ड है? 7600 का। तो 73,100 में से 7600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 65,500। तो ये आ गया हमारा दिस इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये हमारा अब कैलकुलेट हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आपको बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना होता है। इसको आप अपनी मेमोरी में फीड कर लें और थोड़ा सा सोचेंगे तो इसकी लॉजिक्स क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद जब सेलिंग प्राइस में से ये है सेलिंग प्राइस, इसमें से कॉस्ट प्राइस जब माइनस कर देंगे, दिस इज़ कॉस्ट प्राइस इन मैथ्स। कॉस्ट प्राइस अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ सेल्स।
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 29,200। कितनी आ जाएगी? 29,200। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया? यानी ये पूरे का पूरा प्रॉफिट ओनर की जेब में नहीं जाएगा, क्योंकि बिज़नेस को रन करने के लिए बिज़नेस में कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। जब उन एक्सपेंसेस को हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो जो प्रॉफिट आएगा दैट विल गो टू ओनर्स पॉकेट, दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अब आपको बताया था कुछ हर बिज़नेस में अदर इनकम भी होते हैं, तो अभी इस स्टेज में आप जहन में रख लें अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। तो डिस्काउंट रिसीव आपका इस केस में देखें नज़र आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? $400 ऐड कर लें। रेंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है। इस स्टेज में आगे हम देखेंगे और कौन कौन से अदर इनकम हो सकते हैं। तो आपने इसको ऐड किया तो 29,600। लास्ट क्वेश्चन में देयर इज़ नो अदर इनकम। लास्ट क्वेश्चन में कोई अदर इनकम मौजूद नहीं थी। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव के नाम से अदर इनकम है। अब आ जाएं एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। तो आपने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया? सर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू या सेल में से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स। छोटे छोटे फार्मूले भी बता रहा हूँ मैं आपको साथ साथ। तो जब भी आपसे पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अदर इनकम आ गई हमारी। अच्छा, एक चीज़ और समझ ले, इनकम स्टेटमेंट का जो ओल्ड नेम था वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का जो ओल्ड नेम था वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या था इनकम स्टेटमेंट का ओल्ड नेम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये जहन में रख लें, जैसे ही जीपी कैलकुलेट होगा इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल हो गया हमारा। कौन सा अकाउंट मुकम्मल हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप कहेंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट वी विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ओल्ड नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने का पर्पस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट का ओल्ड नेम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लेटेस्ट नेम क्या है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? इनकम स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ इनकम स्टेटमेंट दो अकाउंट्स का कंपोजिशन है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट्स। इनकम स्टेटमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट्स। तो पहला अकाउंट कौन सा मुकम्मल करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल हो गया? जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल हो गया। तो अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल कर लिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने भी आइटम्स आएंगे दे आर कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद देखें क्या क्या आ रहा है? डिस्काउंट रिसीव और सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? सर इस अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इनकम स्टेटमेंट दो अकाउंट का कंपोजिशन है। पहला अकाउंट कौन सा मुकम्मल होगा वाइल प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट? वो होगा,
तो पहला अकाउंट हमारा कौन सा मुकम्मल होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने आइटम्स आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने आइटम्स आ रहे हैं वो कहलाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। क्या कहलाते हैं वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। तो डिस्काउंट रिसीव 400 था, 29,600 आ गया। अब देखें एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स है, ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट तक जितने आइटम्स आएंगे दे आर कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आइटम्स आएंगे दे आर कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। कौन कौन से? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, लोन, इंटर, ये सारे के सारे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आइटम्स आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। इसी तरीके से रेवेन्यू, सेल रिटर्न, इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्स, इन्वेंट्री क्लोजिंग, दे आर कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स। तो अब एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड देखें। डिस्काउंट अलाउड आपका ये हमारा डिस्काउंट अलाउड मिल गया 900 लिख दें। वेजेस भी हमें नज़र आ गया, वेजेस 11,200। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंस भी हमें मिल गया, जर्नल एक्सपेंस 2,800। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी एक्सपेंस है बिज़नेस के लिए, 600। उसके बाद लोन इंटरेस्ट, लोन अगर लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना है, तो लोन पर इंटरेस्ट देना ये भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, दैट इज़ $500। तो और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देखें अगर आप पढ़ें तो कहीं पर और एक्सपेंसेस आपको नज़र नहीं आ रहे। तो जो एक्सपेंस हैं एक्सपेंस के पोर्शन में हमने रिकॉर्ड कर लिया। जब इन एक्सपेंसेस को ऐड किया तो जब इन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल करेंगे तो $16,000। कितना आएगा? $16,000। अब इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा $13,600। दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो जैसे ही नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? NP इज़ इक्वल टू, तो NP का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट में से सर ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो NP आ जाएगा। जैसे ही NP कैलकुलेट हुआ इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मुकम्मल हो गया। कौन सा अकाउंट मुकम्मल हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका मुकम्मल हो गया। तो इनकम स्टेटमेंट दो अकाउंट का कंपोजिशन है। पहले इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा। कैसे पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया? जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड स्टार्ट। तो कैसे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने आइटम्स अपीयर होंगे दे आर कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने का पर्पस क्या है? NP कैलकुलेट करना। तो NP का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। तो ये फॉर्मेट याद कर लें। इसकी लॉजिक्स मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक क्लियर करने की। अगर लॉजिक्स क्लियर नहीं हो रही आपने टेंशन नहीं लेना, सिर्फ फॉर्मेट याद कर लें। आप ये फॉर्मेट लर्न कर लें, मेमोरी में फीड कर लें कि पूरी इनकम स्टेटमेंट का ये जो फॉर्मेट है ये किस तरह आपने बनाना है। इसको आप जहन में मेमोरी में फीड कर लें, किन आइटम्स को किन जगह पे रिकॉर्ड करना है। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट का जो लेटेस्ट नेम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें डेट लिखेंगे हमेशा, इसमें डेट लिखेंगे आप हमेशा, डेट लिखेंगे एज एट, फिर उसमें जो डेट होगी वो लिख देंगे। तो किस डेट की बनानी है? 31 दिसंबर 2015 की बैलेंस शीट बनानी।
तो पहले भी सीख चुके हैं, इसमें आपने फॉलो करना है एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो पहले एसेट्स के पोर्शन को मुकम्मल करना है। तो पहला एसेट्स होता है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं, तो अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला नॉन करंट एसेट्स अगर आप देखें तो पहला प्रीमिसेस। क्या है? प्रीमिसेस मीन समझें बिल्डिंग, तो लिख दें प्रीमिसेस। कितनी अमाउंट है प्रीमिसेस की? $80,000, थर्ड कॉलम में लिख लें। फिर प्रीमिसेस के बाद है फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट। क्या है? फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, ये भी नॉन करंट एसेट्स है। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट कितना है? $13,900। कितना है? $13,900। तो आप इसका टोटल कर लें, तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा $93,900। अब इसके बाद बारी आएगी करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स हो गया। अब इसकी सीक्वेंस आपने जहन में रखना है, ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी है? 7,600। इन्वेंट्री क्लोजिंग आपकी कितनी है? तो देखें इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी है। इन्वेंट्री क्लोजिंग आपकी 7,600, तो लिखें 7,600। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स और अकाउंट रिसीवेबल्स आप ढूंढेंगे। देखें ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ये हमारी अमाउंट है 7,500। फिर कैश एट बैंक और बैंक, तो ये बैंक का बैलेंस हमारा ये है 3,300। फिर कैश का बैलेंस है 100। तो इन तमाम करंट एसेट्स को आप ऐड करेंगे तो ये बैलेंस आपका आ जाएगा 18,500। अब ये और ये ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 112,400। तो $1,12,400। तो ये टोटल एसेट्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद बारी है कैपिटल की। कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ हेडिंग डाल दी, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने हेडिंग डाली थी। तो कैपिटल ओपनिंग आपने ढूंढना है। कैपिटल ओपनिंग देखें, दिस इज़ गिवन। कैपिटल ओपनिंग 90,000 लिख दें। फिर एनपी ढूंढना है। एनपी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 13,600 लिख दें। लेकिन पूरा फॉर्मेट आपको याद होगा। अब कैपिटल को हम टारगेट कर रहे हैं। इन दोनों को अगर अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,03,600। 1,03,600 कितना आ जाएगा? 1,03,600। तो आप ड्राइंग्स आप ढूंढें। ड्राइंग्स की अमाउंट भी देखें, दे रहा है 9,000, तो 9,000 इसमें से माइनस कर दें। आप इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 94,600। तो कैपिटल का एरिया भी आपने मुकम्मल कर लिया। अब लायबिलिटीज़ दो तरह की है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी है। तो नॉन करंट लायबिलिटी अगर आप देखें तो ये बैंक लोन नज़र आ रहा है आपको। देखें कौन सा नज़र आ रहा है? बैंक लोन। तो बैंक लोन आपकी अमाउंट है, बैंक लोन की अमाउंट है 10,000। तो 10,000 लिख दें बैंक, $10,000। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में आपका ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटी में अगर आप देखें करंट लायबिलिटी, तो ये ट्रेड पेबल्स नज़र आ गया आपको। ट्रेड पेबल्स है 7,800। कितना है ट्रेड पेबल्स? 7,800। तो आपने लिखा ट्रेड पेबल्स 7,800
अगर मोर देन वन करंट लाइबिलिटी होती है तो इस कॉलम में फॉलो करते हैं, लेकिन एक ही करंट लाइबिलिटी है तो डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिख दें आप। अब आपने इसको ऐड किया तो देश 94,600, 10,000 और 7,800, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1,12,400। तो आपने देखा कि ये जो टोटल है और इसका टोटल है, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है एसेट्स का जो टोटल है 112,400 और कैपिटल का टोटल है 94,600 और लायबिलिटी का टोटल ये दोनों है 17,800। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये इसके बराबर हो गया। तो देखा बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो गई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में वी विल अटेम्प्ट वन मोर क्वेश्चन रिलेटिंग टू इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।